नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी कहानी के अगले भाग में। तो कल हमने देखा शिवपालगंज के पुलिस थाने की क्या स्थिति है एवं उसका शिवपालगंज के प्रति क्या दायित्व है और उनकी शिवपालगंज में एक अहम भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का न्यू वीडियो। तो आज इसी भाग से हमारी कहानी का मुख्य पड़ाव शुरू होने जा रहा है, तो हमारी कहानी पर गौर फरमाइएगा। शिवपालगंज के जुआरी संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर के चले जाने पर दरोगा जी ने एक बार सिर उठाकर चारों ओर देखा। सब तरफ अमन था। इमली के पेड़ के नीचे भंग घोटने वाला लंगोटबंद सिपाही अब नजदीक रखे हुए एक शिवलिंग पर भंग चढ़ा रहा था। घोड़े के पुट्ठों पर एक चौकीदार खरहरा कर रहा था। हवालात में बैठा हुआ एक डकैत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। बाहर फाटक पर ड्यूटी देने वाला सिपाही निश्चय ही रात को मुस्तैदी से जागने के लिए एक खंबे के सहारे टिककर सो रहा था। दरोगा जी ने ऊँघने के लिए पलक बंद करना चाहा, पर तभी उनको रुपन बाबू आते हुए दिखाई पड़े। वे भुनभुनाए की पलक मारते ही फुर्सत नहीं है। रुपन बाबू के आते ही वे कुर्सी से खड़े हो गए और विनम्रता सप्ताह बहुत पहले बीत जाने के बावजूद उन्होंने विनम्रता के साथ हाथ मिलाया। रुपन बाबू ने बैठते ही कहा, रामादीन के यहाँ लाल स्याही से लिखी हुई एक चिट्ठी आई है। डाकुओं ने 5,000 रुपया मांगा है। लिखा है अमावस की रात को दखिलन वाले टीले पर। दरोगा जी मुस्कुराकर बोले, यह तो साहब बड़ी ज्यादती है। कहाँ तो पहले के डाकू नदी पहाड़ लांघकर घर पर रुपया लेने आते थे, अब वे चाहते हैं कि कोई उन्हीं के घर जाकर रुपया दे आवे। रुपन बाबू ने कहा, जी हाँ, वह तो देख रहा हूँ। डकैती न हुई, रिश्वत हो गई। दरोगा जी ने भी उसी लहजे में कहा, रिश्वत, चोरी, डकैती अब तो सब एक हो गया है, पूरा साम्यवाद है। रुपन बाबू बोले, पिताजी भी यही कहते हैं। वे क्या कहते हैं? यही कि पूरा साम्यवाद है। दोनों हंसे, हा 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 हा। रुपन बाबू ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं करता। रामादीन के यहाँ सचमुच ही ऐसी चिट्ठी आई है। पिताजी ने मुझे इसलिए भेजा है कि वे कहते हैं कि रामादीन हमारा विरोधी है, तो क्या हुआ, उससे इस तरह न सताया जाए। बहुत अच्छी बात कहते हैं, जिससे बताइए उससे कह दूं। रुपन बाबू ने अपने घड़ी हुई में धसी हुई आंखों को सिकुड़कर दरोगा जी की ओर देखा। दरोगा जी ने भी उन्हें घूर कर देखा और मुस्कुरा दिए। बोले, घबराइए नहीं, मेरे यहाँ होते हुए डाका नहीं पड़ेगा। रुपन बाबू धीरे से बोले, सो तो मैं जानता हूँ, यह चिट्ठी जाली है। जरा अपने सिपाहियों से भी पूछवा लीजिए, शायद उन्हीं में से किसी ने लिख मारी हो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सिपाही लिखना ही नहीं जानते। एक आध हैं जो दस्तक भर करते हैं। रुपन बाबू कुछ और कहना चाहते थे, तब तक दरोगा जी ने कहा, जल्दी क्या है, अभी रामादीन को रिपोर्ट लिखवाने दीजिए, चिट्ठी तो सामने आए। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। दरोगा जी ने फिर कुछ सोचकर कहा, सच पूछिए तो बताऊं। मुझे तो इसका संबंध शिक्षा विभाग से जान पड़ता है। कैसे? और शिक्षा विभाग से ही क्या आपके कॉलेज से जान पड़ता है? रुपन बाबू बुरा मान गए, आप तो मेरे कॉलेज के पीछे पड़े हैं। मुझे लगता है कि रामादीन के घर यह चिट्ठी आपके कॉलेज के किसी लड़के ने भेजी है। आपका क्या ख्याल है? आप लोगों की निगाह में सारे जुर्म स्कूली लड़के ही करते हैं, रुपन बाबू ने फटकारते हुए कहा। अगर आपके सामने कोई आदमी जहर खाकर मर जाए तो आप उसे लोग भी आत्महत्या न मानेंगे, यही कहेंगे कि इसे किसी विद्यार्थी ने जहर दिया है। आप ठीक कहते हैं रुपन बाबू, जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसा ही कहूँगा। मैं बख्तावर सिंह का चेला हूँ, शायद आप यह नहीं जानते। इसके बाद सरकारी नौकरों की बातचीत का वही अकेला मजनूम खुला गया। पहले के सरकारी नौकर कैसे होते थे और आज के कैसे। बख्तावर सिंह की बात छिड़ गई। दरोगा
बख्तावर सिंह एक दिन शाम के वक्त अकेले लौट रहे थे। उन्हें झगरू और मगरू नामक दो बदमाशों ने बगल में घेर कर पीट दिया। बात फैल गई, इसलिए उन्होंने थाने पर अपने पीटे जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरे दिन दोनों बदमाशों ने जाकर उनके पैर पकड़े, कहा, हुजूर माई बाप हैं, गुस्से में औलाद माँ बाप से नालायकी कर बैठे तो माफ़ किया जाता है। बख्तावर सिंह ने माँ बाप का कर्तव्य पूरा करके उन्हें माफ़ कर दिया। उन्होंने औलाद का कर्तव्य पूरा करके बख्तावर सिंह के बुढ़ापे के लिए अच्छा खासा इंतजाम कर दिया। बात आई गई हो गई, पर कप्तान ने इस पर एतराज़ किया कि तुम अपने ही मुकदमे की जांच कामयाबी से नहीं करा सके तो दूसरे को कैसे बचाएंगे? अडेरा था तो क्या हुआ? तुम किसी को पहचान नहीं पाया तो तुमको किसी पर शक करने से कौन रोक सकता? तब बख्तावर सिंह ने 3 आदमियों पर शक किया। उन तीनों की झगरू और मगरू से पुश्तैनी दुश्मनी थी। उन पर मुकदमा चला। झगरू और मगरू ने बख्तावर सिंह की ओर से गवाही दी, क्योंकि मारपीट के वक्त वे दोनों बाग में एक बड़े ही स्वाभाविक कारण से, यानी पाखाने की नियत से आ गए थे। तीनों को सजा हुई। झगरू मगरू के दुश्मन का यह हाल देखकर इलाके की कई औलादें बख्तावर सिंह के पास आकर रोज प्रार्थना करने लगी कि माई बाप इस पर हमें भी पीटने का मौका दिया जाए। पर बुढ़ापे का निबाह करने के लिए झगरू और मगरू काफ़ी थे। उन्होंने औलादें बढ़ाने से इनकार कर दिया। रूपन बाबू काफ़ी देर हंसते रहे। दरोगज खुश होते हुए रहे कि रूपन बाबू एक ही किस्से में खुश होकर हंसने लगे हैं, दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा किस्सा किसी दूसरे लीडर को हंसाने में काम आएगा। हंसना बंद करके रूपन बाबू ने कहा, तो आप उन्हीं बख्तावर सिंह के सेले हैं? था, आज़ादी मिलने से पहले था, पर अब तो हमें जनता की सेवा करनी है, गरीबों का दुख सुख दर्द बांटना है नागरिकों के लिए। रूपन बाबू उनकी बाह छूकर बोले, छोड़िए, यहाँ मुझे और आपको छोड़कर तीसरा कोई भी सुनने वाला नहीं है। पर वे ठंडे नहीं पड़े, कहने लगे, मैं तो यही कहने जा रहा था कि मैं आज़ादी मिलने के पहले बख्तावर सिंह का सेला था और इस ज़माने में आपके पिताजी का सेला हूँ। रूपन बाबू विनम्रता से बोले, यह तो आपकी कृपा है, वरना मेरे पिताजी किस लायक हैं? वे उठ खड़े हुए। सड़क की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, लगता है रामाधीन आ रहा है, मैं जाता हूँ। इस डकैती वाली सिटी को जरा ठीक से देख लीजिएगा। कहानी को यहीं पर विराम देते हैं और आप सब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कहानी के नए भाग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।